नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं 24 की खबर। 24 की खबर दिखाना जरूरी है क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और नेताओं की बयानबाजी भी कहती है कि उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन धरातल पर काम करना बाकी है। बयान बहुत मायने करते हैं और इनके मायने समझना बहुत जरूरी भी है। तो चलिए सबसे पहले 24 की खबर में शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बातों ही बातों में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कह दिया कि आज भी विपक्ष का एक धड़ा पुराने ढर्रे पर चल रहा है। वो आज भी ना खुद कुछ करेंगे ना ही करने देंगे। सरकार ने संसद में खूब कोशिश की कि चर्चा की जाए, लेकिन आरोप सत्ता पक्ष की ओर से लगाए जाते हैं कि नहीं, यहां पर चर्चा नहीं होगी। नई इमारत बनवाई गई, कर्तव्य पथ का भी विकास किया गया, लेकिन ये सब कुछ क्या विपक्ष को नहीं दिखता है? सत्ता पक्ष को ऐसा लगता है। सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष को लेकर बयान। कुछ बातें जब हम देखते हैं तो मन को पीड़ा भी होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करे। अब बात करेंगे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राव की, जिन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। INDIA, आप जानते हैं 2024 को लेकर विपक्ष की 28 पार्टियों ने एक साथ गठबंधन कर सरकार पर निशाने साधने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष की बारी है। कहा गया कि विपक्षी गठबंधन भविष्य में कभी नहीं जीतेंगे क्योंकि जनता समझ गई है कि वे जनता और विकास के लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं। सुनिए। वो लड़कर जीतते नहीं हैं, भरम फैलाकर जीत गए सो जीत गए, विभेद पैदा करके जो जीत गए सो जीत गए। अब भविष्य में कभी जीतने वाले नहीं हैं। जनता समझ गई है कि वह जनता के लिए नहीं, विकास के लिए नहीं, शांति के लिए नहीं, अपने लिए ही वो लोग राजनीति करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। इसलिए कुछ ना दूसरा कि भाई जो भ्रष्टाचार करेगा, इस देश को आप बताइए, बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। आइए हरियाणा और हरियाणा की राजनीति में भी INDIA गठबंधन को लेकर कैसे बयान दिए जाते हैं वो आपको बताते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल को अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। INDIA गठबंधन पर एक बार फिर से उन्होंने निशाना साध दिया है। कह दिया है कि अब UPA का नाम INDIA यानी कि इंडिया कर लिया गया है, जिससे उनके कार्यालय में हुए बॉम्ब ब्लास्ट और घोटालों को लोग कभी नहीं भूलेंगे। और इसके साथ ही JP दलाल ने बातों ही बातों में राहुल गांधी की दूसरे चरण की यात्रा को लेकर भी चुटकी ली और कह भी दिया कि राहुल गांधी देश की जानकारी ले रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। सुनिए। देखिए, विपक्ष जो है जब भी चुनाव आता है कुछ न कुछ नए नए मुद्दे ढूंढता रहता है। अब UPA का आप देखिए, उसके वक्त में जो लोग याद करते हैं कि बम ब्लास्ट होते थे, 2014 से पहले घपलों की खबर आती थी, वही चीज है। अब उन्होंने अपना नाम बदल के उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना के सांसद संजय राउत ने यह कह दिया कि पटना और बेंगलुरु के बाद INDIA की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच मुंबई में होने जा रही है। इस बैठक की मेजबानी शिवसेना करने वाली है और इसकी मेजबानी उद्धव ठाकरे खुद करेंगे। यह भी कहा गया कि हमारे साथ कांग्रेस और NCP भी शामिल होंगे। आज की बैठक जो हो रही है वो बहुत बेहतरीन बताई जाती है। शरद पवार, सुप्रिया सुले और साथ ही पृथ्वीराज चौहान के अलावा नाना पटोले भी इस बैठक में शामिल थे। अशोक चौहान और दूसरे नेता भी इस पर चर्चा कर रहे थे। पटना और बेंगलुरु के बाद इंडिया की मीटिंग, इंडिया समिट, ये मुंबई में होगा 31 अगस्त, 31 अगस्त और 1 सितंबर को। और इस मीटिंग का आयोजन, होस्ट उद्धव ठाकरे जी यानी शिवसेना करेगी। हमारे साथ हमारे साथी कांग्रेस और नेशनलिस्ट। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच चली जुबानी जंग की। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को बातों ही बातों में खूब खरी खोटी सुना दी। आम आदमी पार्टी के INDIA गठबंधन में शामिल होने पर उन्होंने बड़ा बयान दिया।
संदीप दीक्षित ने बयान में कहा कि जब कभी भी बड़ा अलायंस होता है उसमें ऐसे भी शामिल हो जाते हैं। उन्होंने इस पर यह भी कहा है कि जंगल में जहां शेर और हाथी रहते हैं वहां गीदड़ भी मौजूद होते हैं। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आम आदमी पार्टी की तुलना गीदड़ से भी नहीं करूंगा क्योंकि उसमें भी कुछ गुण होते हैं। कि वो तो देखो जब कभी बड़ा अलायंस होता है तो उसमें ऐसे सब भी हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं है भाई, जंगल में जहाँ शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, वहाँ गीदड़ भी रहते हैं, तो दो चार तो ऐसे ही आते रहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो आप उपमा तो गीदड़ से कर रहे हैं फिर आम आदमी पार्टी? नहीं, गीदड़ से भी नहीं करेंगे यार, गीदड़ बेचारे में भी बहुत बढ़िया क्वालिटीज होती हैं, वो भी। तो आप देख रहे हैं कि कैसे राजनीति हो रही है। INDA के भीतर दो पार्टियां मिल रही हैं लेकिन मन नहीं मिल रहे हैं। अब ये चेहरा आ गया सुशील गुप्ता, राज्यसभा सांसद है, हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में जब इनके सामने ये संदीप दीक्षित के बयान वाला सवाल गया तो जवाब तीखा आना ही था। दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित के बयान पर पलटवार कैसे सुशील गुप्ता ने किया, ये देखना भी दिलचस्प था। आम आदमी पार्टी पर निशाना तो साधा गया लेकिन सुशील गुप्ता ने इसके जवाब में सीधे सीधे आड़े हाथों लेते हुए संदीप दीक्षित को यह कह दिया कि बताइए कांग्रेस में है कि नहीं। जो कांग्रेस के सर्वोच्च लीडर सब आम आदमी पार्टी के इस बिल जो दिल्ली के विरोध बिल आया है उसके साथ खड़े हैं, लोकसभा में लेके और राज्यसभा में। संदीप दीक्षित को सोचना पड़ेगा वो कांग्रेस में है या नहीं है, या कांग्रेस के नेताओं की वो मानते हैं कि नहीं है। वो राहुल गांधी। शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने PM मोदी पर निशाना साधा और कह दिया कि 2014 में जो उनके मुद्दे थे उन पर तो बात हो जाए। प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए शिवसेना लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात पर भी कटाक्ष किए जा रहे हैं लेकिन जन की बात नहीं सुनी जा रही, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। नई संसद का उद्घाटन कर दिया गया, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। संसद का सत्र चल रहा है लेकिन अभी तक एक दिन नई संसद में सत्र नहीं लगा, ये भी बात कही जा रही है। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी को। 2014 का जो आपके सारे मुद्दे थे उन सारे मुद्दों पे तो बात हो जाए। मन की बात करने लग गए हैं, जन की बात सुन नहीं रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज कहूंगी, नई पार्लियामेंट बनी है, उद्घाटन हो गया है, सेशन चल रहा है, पर एक भी दिन उस सेशन का वहां पे नहीं हुआ है। तो पार्लियामेंट म्यूजियम की तरह बनाई है, एक सिंबॉलिक म्यूजियम बना दिया है कि हम लोग डेमोक्रेसी तो हैं पर डेमोक्रेसी का पालन नहीं करते हैं। तो ये आरोप लगातार लग रहे हैं लेकिन जवाब बीजेपी ने। अब बात करते हैं कपिल सिब्बल की, जिन्होंने बीजेपी सरकार पर ही निशाना साध दिया। केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का लगातार काम किया जा रहा है और इस पर बोलते हुए अब ये कहा गया है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां कोई करप्शन क्यों नहीं होता है, वहां कोई ईडी की रेड क्यों नहीं पड़ती है। लेकिन जहां बीजेपी से हटकर दूसरी सरकार राज्य में किसी की है वहां पर घोटालों के करप्शन की बात सामने आ जाती है। ये हो क्या रहा है, कपिल सिब्बल ये पूछना चाहते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान में कोई भी बीजेपी सरकार हो वहाँ कोई छापा नहीं पड़ेगा, वहाँ कोई ऐसी FIR नहीं दर्ज होगी, वहाँ कोई ईडी नहीं जाएगा। तो हिंदुस्तान के दो उसमें बटा हुआ है ना, जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं और जहाँ भाजपा की सरकारें हैं। जहाँ भी विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ करप्शन ही करप्शन है, करोड़ों का करप्शन है। और जहाँ बीजेपी सरकार है वो तो एक मतलब के बर्फ की जैसे सफ़ेद हैं, स्नो वाइट हैं, उनके खिलाफ तो कोई। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उत्तर प्रदेश में खूब छाया हुआ है। आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव से पहले ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा क्या वोट दिलवाएगा, सवाल बड़ा है। लेकिन वाराणसी में जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और फिर कुछ बातें निकलकर सामने आई, इस पर राजनीति खूब हो रही है। इस परिसर के SI सर्वेक्षण पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यह कह दिया कि SI की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर सकती है। हमें डर है कि कहीं 23 दिसंबर या फिर 6 दिसंबर जैसी घटना ना हो जाए। अब हमको खदशा ये है कि अब जब ASI की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी RSS एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर बयान दे दिया, वो नैरेटिव सेट कर। अब जैसा ASI का रिपोर्ट आएगी नैरेटिव सेट किया।
अब बात उस नेता की जो कभी आम आदमी पार्टी में हुआ करता था लेकिन बीजेपी में अब उसका कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी हाईकमान ने कपिल मिश्रा का कद बढ़ाते हुए उन्हें दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष के रूप में अब नई जिम्मेदारी सौंप दी है। और इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि इस बात को लेकर एक बात कही जा सकती है कि आम आदमी पार्टी के लिए भी ये थोड़ा मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर की बात ये बखूबी जानते हैं। इस बात की घोषणा प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने की है। उन्होंने एक पत्र के जरिए भी मिश्रा की नई भूमिका संबंधी शुभकामनाएं उन्हें दी है। उधर कपिल मिश्रा ने भी उनमें विश्वास जताते हुए नई जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद धन्यवाद किया, पार्टी हाईकमान की खूब तारीफ की है, आभार व्यक्त किया है। ये भी आपको बता दें कि कपिल मिश्रा एक जाने माने राजनीतिज्ञ है। पहले दिल्ली के छठे विधानसभा चुनाव में इन्होंने अब आम आदमी पार्टी इसमें शामिल होकर 44,431 के अंतर से जीत भी दर्ज की थी और मंत्री पद भी इनको मिल गया। अब बात करते हैं एक और अहम खबर की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोदी सरनेम टिप्पणी मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है और इसके साथ ही राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराने की सभी साजिशें भी विफल हो गई हैं। ये उन्हें संसद से दूर रखना चाहते थे क्योंकि वो सवाल उठाते रहते हैं। सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है। यह फैसला उन षड्यंत्रों की हार है जो उन्हें लोकसभा से बाहर करने का किया था। संसद से दूर रखना चाहते थे क्योंकि वो सवाल पूछते थे। इससे सत्ता में बैठे हुए लोग परेशान हो जाते थे। एक बार फिर राहुल जी संसद में होंगे। अब बात करेंगे उस तैयारी की जो हरियाणा के लिए कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। 2024 में अगर आम चुनाव में 10 लोकसभा सीट पर फतेह हासिल करनी है तो इसके लिए मेहनत तो हर पार्टी कर रही है और करनी भी होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती एक नहीं है, 10 है। 10 इसलिए क्योंकि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को टक्कर देनी है तो ग्राउंड पर काम भी करना होगा और एकजुटता के साथ संदेश भी देना होगा। वो इसलिए क्योंकि हरियाणा में गुटबाजी के कई बार खबरें लगातार कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती हैं। आलाकमान तो इससे कई बार तंग आकर बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाने की कोशिश तो करता है कि लेकिन कांग्रेस के अपने ही नेताओं को नसीहत भी देता है। दिल्ली में कल हरियाणा कांग्रेस की आलाकमान से एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करने वाले हैं। खास बात यह कि इस बैठक में राहुल गांधी खुद मौजूद रहने वाले हैं। दीपक बावरिया आप जानते हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। उदय भान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक हालात पर खूब चर्चा होने वाली है। रोजगार के मामले में सबसे विफल देश में सरकार। हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा फिर से उठाया, जुबानी हमला बोलते हुए कई बातें कही है। प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है, ये दीपेंद्र हुड्डा को लगता है। विकास कहीं नजर नहीं आता, ये भी दीपेंद्र हुड्डा बात कहते नजर आते हैं। बात कोई नई नहीं है, हर बार ये बात कही जाती है, लेकिन नए अंदाज में कैसे दीपेंद्र हुड्डा इसे कह रहे हैं, सुन लेते हैं। रोजगार के मामले में सबसे विफल देश में सरकार साबित हो गई है। लगातार पिछले 2 साल से हर महीने के जो आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं 2-3 साल से कि सबसे नंबर 1 पे बेरोजगारी हरियाणा में है, बल्कि 3-4 साल से 2018 से नंबर ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है आज देश में वो हरियाणा प्रदेश में है। और अब ये इस संसद के सत्र में मैंने जब केंद्र सरकार से पूछा कि किस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो मोदी सरकार ने जवाब दिया कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। पहले CMI को लेकर मुख्यमंत्री जी कहते थे कि CMI एक निजी एजेंसी है। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी पर कटाक्ष कर ही दिया। हम जिक्र करे थे इस बात का और जानता है सत्ता पक्ष भी कि अगर कांग्रेस पार्टी को लेकर कोई भी बात कहनी है तो इसमें गुटबाजी की बात को ऐड करना होगा। कहा गया कि हरियाणा में एक गुट का प्रभुत्व है और दूसरे गुट वाली टिकड़ी यानी कि आप जानते हैं रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी। उन्होंने कहा कि ये सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस को हराने के लिए दूसरों की जरूरत ही नहीं है। JP दलाल को लिखता है कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है और छत्र कांग्रेस पार्टी ने पैदा किए हैं। हरियाणा के अंदर भी एक गुट का प्रभुत्व आज है तो दूसरा गुट जो है अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और उसी श्रृंखला में ये जो यहाँ पर
शैलजा जी या हमारे सुरजेवाला जी, ये तीन एक नई तिकड़ी बनी है। बात हरियाणा की उस तस्वीर की जो आज काफी खास रही है। बात हम कर रहे हैं इंसो की। इंसो और जेजेपी एक दूसरे से अलग नहीं है। इंसो जेजेपी का ही एक पार्ट है। ऐसे में इंसो का जो कार्यक्रम था वो सुर्खियों में रहा। जनक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी की ओर से लगातार अपने संगठन का विस्तार भी किया जा रहा है। मजबूती के साथ इस संगठन को चुनाव में लाने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत हो रही है। साल 2024 में जीत का दम भरने वाली जेजेपी संगठन का घर घर तक पहुंचाने के लिए इसके लिए इंसो भी काम करेगी और इस इंसो की कोशिश है कि जेजेपी को ज्यादा ताकतवर बनाया जाए। अजय चौटाला ने इंसो के इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। और जो लोग हमें छोरों की पार्टी कहते थे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप तो 100 साल पुरानी पार्टियां हैं। आपने 10 वर्ष में दिल्ली के सबसे नजदीक प्रदेश है हरियाणा, आपके 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 5 प्रभारी बदल। हरियाणा में साल 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें जेजेपी की बल्ले बल्ले हुई। 2018 में ही जननायक जनता पार्टी बनी थी। 19 में इन्होंने चुनाव जीता, पार्टी के 10 विधायक बने और फिर सत्ता की चाबी खुल गई। ताले की चाबी ढूंढी जेजेपी ने बीजेपी के साथ मिलकर। जेजेपी ने अब बीजेपी के साथ मिलकर जैसे कि सत्ता में भागीदारी की, तो वहीं अब 2024 के चुनाव नजदीक आते ही दुष्यंत चौटाला भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा इंसो के कार्यक्रम में, जान लेते हैं। देश और साथ लगते प्रदेशों में तो आपका संगठन मजबूत होगा, आपके विधायक विधानसभा का ताला खोलेंगे। आज मैं आता अखबार पढ़ रहा था गाड़ी में, ये पता नहीं अखबार वाले साथी भी रैली से पहले कार्टून छापते। आज ताऊ बोला मैं छापा हुआ था, मैं और दिग्विजय खड़े हैं, चाबी खड़ी है। ये चाबी तो नहीं हुई, ताला खोलेगी। मैं खुल के कह दूंगा, ताला तो चाबी खोलेगी साथी। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला हर बार दुष्यंत चौटाला के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं। दावा करते हैं कि आने वाले वक्त में दुष्यंत चौटाला को जरूर मुख्यमंत्री बनाना है। हिसार में इंसो के स्थापना दिवस पर एक बार फिर से दिग्विजय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला के मुख्यमंत्री बनने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि 2024 में दुष्यंत चौटाला को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाना है। सेना ने भाई दुष्यंत सिंह चौटाला को उप मुख्यमंत्री बना दिया कि नहीं बना दिया साथियों। और आज ये हजूम 2023 की 5-6 अगस्त को यह गवाही दे रहा है कि वानर सेना ने जैसे कैथल में जिम्मा लिया था, आज ये जिम्मा फिर अपने हाथ पे, अपने कंधों पे उठा लिया। 2024 में भाई दुष्यंत सिंह चौटाला को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाओगे दोनों हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ भाई, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? दोनों हाथ खड़े कर। बात करते हैं नूह हिंसा से जुड़े राजनीतिक मामलों के। हरियाणा के नूह में जो हिंसा हुई उसके बाद कई घटनाएं हुई। सोना में एक हत्या हो गई। उस हत्या में आम आदमी पार्टी के नेता का नाम शामिल हो गया। एफआईआर दर्ज हुई। हरियाणा पुलिस की तरफ से कार्रवाई तो लगातार की जा रही, लेकिन जैसे ही जावेद अहमद का नाम सामने आया उसके बाद दिक्कतें बढ़ गई। राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी को घेरने का काम किया जा रहा है। एक एफआईआर के मुताबिक 31 जुलाई से 1 अगस्त के बीच जो घटनाएं, उनमें एक घटना में सोहाना में हुई हिंसा के दौरान जावेद ने भीड़ को बजरंग दल नेता प्रदीप कुमार की हत्या के लिए उकसाया था। ये आरोप उन पर लगे। खबरों से खास बातचीत में उन्होंने अपने आप को बेकसूर भी बता दिया। वो बिल्कुल झूठी है, सिर्फ बदनाम करने वाली बात है। जिस टाइम ये घटना है उससे 3 घंटे पहले मैं इस शहर में नहीं हूँ और उसके 5 घंटे तक भी नहीं हूँ। मैं 31 तारीख की शाम को यहाँ से निकला हूँ 7 बजे और 1 तारीख को आया हूँ 8 बजे, तो मैं तो यहाँ हुई नहीं। तो मुझे आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक जावेद अहमद पर एफआईआर तो हो गई, लेकिन उसके बाद सियासत भड़क उठी। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी के खिलाफ खूब बातें कर रहे हैं, खूब बयानबाजी कर रहे हैं। अब सुशील गुप्ता की बात करें तो उन्होंने भी बीजेपी के नाम को ही अलग संज्ञा दे दी। उन्होंने बीजेपी के नाम को बताया भारतीय जलाओ पार्टी। हरियाणा बीजेपी जिस तरह से अपना काम कर रही है उस पर भी सवाल उन्होंने उठा दिए। अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बीजेपी को जिस तरह से घेरा है वो भी आप सुनिए। भारतीय जलाओ पार्टी बीजेपी
आज हरियाणा को मणिपुर की तरफ पे जला देना चाहते हैं। कभी कांग्रेस के नाम से, कभी आम आदमी पार्टी के नाम पे दोषारोपण करते हैं, परंतु जब इनको एजेंसीज का इनपुट था और एजेंसीज ने एडवांस में सप्ताह पहले लिख के भेज दिया कि यहाँ पे दंगे। आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद को लेकर आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में आ गई है और खूब बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी पर झूठी कार्रवाई करने का भी आरोप मढ़ दिया गया। काम तो पुलिस कर रही है, लेकिन बीजेपी को घेरा जा रहा है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने जावेद अहमद पर हुई एफआईआर को ही झूठा बता दिया। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के लोग सिरे से खारिज कर रहे हैं, नकार रहे हैं, नफरत करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब दंगों का षड्यंत्र रच के समाज को बांटना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है और उसके ऊपर राजनीति करना चाहती है। पूरा देश जानता है कि आज के दिन में कौन सी पार्टी है जो दंगे कराती है, कौन सी पार्टी है जो देश को आग में झोंकती है, कौन सी पार्टी है जो लोगों को आपस में लड़ाती है। ये लोग खुद ही पहले माहौल खराब करते हैं, खुद ही दंगे फैलाते हैं, उसके बाद खुद ही झूठी। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कह दिया कि आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद का नो इंसान मामले में नाम आ गया, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन सवाल ये उठाया गया कि जब ये सब कुछ हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं? उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठा दिए गए। अरविंद केजरीवाल इस मामले में बोलेंगे, ये भी पूछा गया। के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जावेद अहमद का नाम सामने आया है। उसके खिलाफ एक एफआईआर तक लॉन्च हुई है हत्या के मामले को लेकर। एक ये दिल्ली के अंदर ताहिर हुसैन था और अब नूह के अंदर ये जावेद अहमद है जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। सवाल ये है कि जब भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सामने आता है, दिल्ली दंगे हो चाहे वो हरियाणा के नूह के दंगे हो, आम आदमी पार्टी चुप्पी क्यों साथ देती है? अरविंद केजरीवाल के शब्द से मुझे एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? ये विडंबना है, हमारे देश में कहीं भी हिंसा होती है, हम शुरुआत में तो बहुत शांति की अपील करते हैं, हमारी राजनीति हमेशा ऐसा करती है, लेकिन उसके बाद सवाल उठाना शुरू कर दिया जाता है। बात सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की हम कर रहे हैं, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि जब हिंसा होती है तब शांति की अपील एक दो दिन होती है, उसके बाद फिर आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं। अब हिंसा पर सियासत कैसे शुरू हो गई बताते हैं। मामन खान का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद सत्ता पक्ष ने घेरा उनको, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता का भी नाम आ गया, उसके बाद कार्रवाई पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है, सरकार कर रही है, बुलडोजर चल रहे हैं। इस पर सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठा दिया। सियासत गरमा गई है। नो में हिंसा के बाद जो बुलडोजर चला है उस पर गीता बुक्कल ने सवाल कैसे उठाए, सुनिए। खिलाफ जो धर्म जाति बिरादरी के नाम पर इस तरह का बवाल मचवाते हैं, दंगे करवाते हैं, जात बिरादरी के नाम पर जो हिंसा करवाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये फिर से बीजेपी का एक हथकंडा है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। उनको लॉ एंड ऑर्डर। अब बात करेंगे एमपी की, मध्य प्रदेश की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साध दिया। शिवराज सिंह चौहान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जितना भी वो प्रलोभन दे दें, झूठी घोषणाएं कर लें, लेकिन आम जनता समझ गई है कि 4 महीने पहले उनकी ये सब कुछ घोषणाएं काम नहीं आने वाली। ये सब कुछ 4 महीने पहले सोचता है, ये सब कुछ जानते हैं। ये चुनाव पार्टी का नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, ये कमलनाथ ने कहा। सुनिए कैसे निशाना साधा गया। ये इस बात का पूरा यकीन है कि अगले 4 महीनों में बहुत सारी और चीजों का खुलासा होने वाला है। शिवराज सिंह जी दिखता प्रलोभन दे दें, दिखता नाटक कर लें, दिखता वो झूठी घोषणाएं कर लें, आम जनता समझ गई है कि 4 महीने पहले ही इनको ये सब सूझता है। तो 7 अगस्त से सूरजकुंड में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद की 2 दिन की बैठक होनी है। ये तस्वीर और ये चेहरा बहुत अहम है क्योंकि ये बहुत तैयारी कर रहा है अपनी पार्टी को जीत दिलवाने के लिए। जेपी नड्डा की हम बात करें, क्षेत्रीय पंचायत राज परिषद की बैठक में बहुत कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि परिषद के प्रतिनिधि सूरजकुंड में पहुंचने शुरू हो चुके थे। हरियाणा के प्रतिनिधि भी सूरजकुंड में पहुंचे हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। इसका शुभारंभ वो करने आए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी यहां पर आपको दिखाई देंगे, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 2 दिन जो चलेगी बैठक, इसमें बहुत अहम ट्रेनिंग होने वाली है। ट्रेनिंग कैंप में कौन होगा शामिल, ये सब कुछ हमने बताया भी है। लेकिन साथ ही बता दें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से भी सूरजकुंड में काफी नेता जुटेंगे और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हरियाणा से भी, सूरजकुंड में राजस्थान राज्य से भी प्रतिनिधि इस सूरजकुंड में शामिल हैं। 24 की खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला खबरें तो लगातार जारी। देखते रहिए खबरें।